हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवे लैक्टिस। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक नया वर्ड है पैरामीटर। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यूनिट सेल जो होती है किसी भी क्रिस्टल लैक्टिस में जो पाई जाने वाली यूनिट सेल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए, जैसे इसकी शेप क्या होती है, इसकी साइज क्या होती है, इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हमें पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, अब यूनिट सेल क्या होती है, अगर आप नहीं जानते तो आप पिछले 3 लेक्चर को देख सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए किसी भी यूनिट सेल को अगर हम 3 डायमेंशनली दिखाते हैं तो एक क्यूब शेप में हम इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से यूनिट सेल को बना सकते हैं। अब इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन सी हो सकते हैं। देखो, ये वाली जो डायमेंशन है इसको क्या मान सकते हैं अपन, x मान सकते हैं। इस वाली को मान सकते हैं अपन y, और ये वाली मानी जा सकती है क्या, z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन देखो किस किस चीज़ को व्यक्त करती है। देखो ये लंबाई को व्यक्त कर रही है, लेंथ को। ये हाइट को व्यक्त कर रही है, मतलब ऊंचाई को। ये विड्थ को व्यक्त कर रही है, मतलब चौड़ाई को व्यक्त कर रही है। तो ये वाली जो लेंथ है इसको अपन A से डिनोट करेंगे, ये वाली जो है इसको अपन B से डिनोट करेंगे, और ये वाली है इसको अपन C से डिनोट करेंगे। A से मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो दूरी है वो A मानी जा रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी जो है वो C मानी जा रही है, और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या माना जा रहा है, B माना जा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनके बीच में जो एंगल हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए, A के सामने की तरफ जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है किसके बीच में, C और B के बीच में, इसको अल्फा कहा जाता है। फिर देखिए आप B के सामने की तरफ A और C के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है इसको बीटा कहा जाता है, और C के बिल्कुल सामने की तरफ A और B के बीच में ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है इसको गामा कहा जाता है। तो किसी भी पैरामीटर्स, किसी भी यूनिट सेल को हम 6 पैरामीटर्स द्वारा डिनोट करते हैं, जिसमें 3 लंबाइयां हैं A, B, C, और 3 एंगल हैं जिनमें अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है भाई, तो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए, A, B एंड C, ये तीनों लेंथ है। और कौन कौन से हो गए, एंगल कौन कौन से हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि क्या यूनिट सेल जो है, क्या इन सभी के लिए पैरामीटर्स एक जैसे पाए जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग क्रिस्टलों में जो यूनिट सेल पाए जाते हैं उनके लिए पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पैरामीटर्स के बेस पर यूनिट सेल को डिवाइड करें तो टोटल 7 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पैरामीटर्स के बेस पर यूनिट सेल हमारी 7 टाइप की हो सकती है। देखो भाई, पैरामीटर्स के बेस पर यूनिट सेल कितने टाइप की, 7 टाइप की हो सकती है। और अगर यूनिट सेल 7 टाइप की है तो इन यूनिट सेल से जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इस बेस पर जो क्रिस्टल हैं ये भी कितने टाइप के हो सकते हैं, 7 टाइप के ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो हम यहां पर हेडिंग लगाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। पैरामीटर्स आपको क्लियर हो गया। तो देखिए भाई, 7 क्रिस्टल सिस्टम, हिंदी में इसको 7 क्रिस्टलीय समूह बोला जाता है। अब ये 7 क्रिस्टलीय समूह क्या होते हैं, इनके लिए जो इनकी जो एकक कोष्ठक है यूनिट सेल, उसमें पैरामीटर्स क्या क्या पाए जाएंगे, इसकी हमें स्टडी करनी है। तो देखिए भाई, ठीक है, पहला देखिए, सबसे पहला
जो हमारा क्रिस्टल है उसको बोला जाता है घनीय। और इधर से ले लेते हैं, फर्स्ट जो है वो है घनीय, इसको इंग्लिश में क्यूबिक कहा जाता है। सेकंड जो है वो है द्वय समलंबाक्ष। ठीक है, इसको हम चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं, चतुष्कोणीय, इंग्लिश में इसको टेट्रागोनल कहते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है विषम लंबाक्ष। इसको ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। चौथा हम लेते हैं एकंताक्ष, इसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। पांचवा लेते हैं हम षटकोणीय, इसको हेक्सागोनल कहा जाता है। छठवा लेते हैं त्रिसमंताक्ष, इसको त्रिकोणीय भी कहा जाता है, त्रिसमंताक्ष को त्रिकोणीय भी कहते हैं। इसको रोम्बोहाइड्रल कहा जाता है इंग्लिश में। या ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल। और 7 लास्ट जो है वह त्रिंताक्ष, इसको ट्राइक्लिनिक कहा जाता है। तो पैरामीटर्स के बेस पर जो 7 क्रिस्टल समूह हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट हमारा घनीय है, सेकंड हमारा द्वय समलंबाक्ष है, थर्ड विषम लंबाक्ष है, फोर्थ एकंताक्ष है, और फिफ्थ षटकोणीय है, सिक्स्थ जो है वो त्रिसमंताक्ष है, सेवंथ जो है वो त्रिंताक्ष है। ठीक है ना। अब इन क्रिस्टल्स के अंदर जो यूनिट सेल पाई जाती हैं उनके पैरामीटर्स किस प्रकार से रहते हैं उनकी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भाई, यहां पर ले लेते हैं हम अक्षीय दूरी, इंग्लिश में इसको एक्सियल डिस्टेंस, और फिर हम ले लेते हैं अक्षीय कोण, और लास्ट में लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। तो देखो भाई, ये हम किस किस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम अक्षीय दूरी पर ध्यान देंगे भाई। तो घनीय को ले लेते हैं भाई सबसे पहले। देखिए, घनीय में जो दूरियां होती हैं ए, बी और सी, तीनों ही कैसी पाई जाती, इक्वल। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, लास्ट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। घनीय और त्रिंताक्ष जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब आ जाओ द्वय समलंबाक्ष में। द्वय समलंबाक्ष में आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है। उसके बाद में आपको ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है। एक तरह से मानिए कि यहां पर हमने कोई भी मिरर लगा रखा है, तो इन तीनों दूरियों की जो इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, ये वाली इमेज कहाँ दिखाई देगी आप लोगों को, इस जगह, ये वाली इमेज आपको इस जगह, और ये वाली इमेज आपको इस जगह। तो इसी तरह से आपको भर देना है। तो यहाँ आपको a इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, इस जगह पर आपको क्या भरना है, ये वाला a इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर ये वाला आ जाएगा a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। इस तरह से हम अक्षीय दूरियों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंगल्स पर। तो देखो भाई,
सबसे पहले हम घनीय का देखते हैं। घनीय में देखो अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों जो एंगल हैं ये तीनों एंगल एक जैसे होते हैं और तीनों की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री पाई जाती है। ठीक है, घनीय में। सेकंड, जो द्विसम लंबाक्ष है हमारा, जिसको हम टेट्रागोनल कहते हैं, सेम इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और तीनों एंगल 90 के बराबर रहते हैं। द्विसम लंबाक्ष के बाद आ जाता है विषम लंबाक्ष, मतलब ऑर्थोरोम्बिक। इसमें आ जाएगा आपको सेम वही, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और तीनों की वैल्यू 90 के बराबर पाई जाती है। अब आपको यहाँ आगे से ध्यान रखना है, एकंताक्ष में क्या होता है कि जो अल्फा और गामा हैं ये इक्वल होते हैं और कितने के बराबर होते हैं, 90 के। लेकिन जो बीटा होता है, बीटा ये 90 के बराबर नहीं होता है। अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं षटकोणीय। षटकोणीय में अल्फा इज इक्वल टू बीटा और ये है 90 के। देन जो गामा होता है ये 120 डिग्री का पाया जाता है। षटकोणीय में अल्फा और बीटा 90 डिग्री के और गामा जो होता है वो 120 डिग्री का पाया जाता है। त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष में तीनों एंगल बराबर होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन तीनों 90 के नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तृणताक्ष। तृणताक्ष के बारे में हमने क्या बताया था कि तृणताक्ष जो है ये घनीय क्रिस्टल के जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ दूरियां सभी बराबर थी, यहाँ दूरियां सभी अलग अलग हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एंगल सभी बराबर हैं और 90 के हैं, तो यहाँ पर एंगल सभी बराबर भी नहीं होंगे और 90 के भी नहीं होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इनके एक एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे देखिए घनीय, घनीय क्रिस्टल किन किन में पाया जा सकता है, तो देखिए भाई घनीय क्रिस्टल NaCl में हो सकता है, KCl में हो सकता है। ठीक है, द्विसम लंबाक्ष इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SnO2 TiO2। ठीक है, SnO2 और TiO2। थर्ड, विषम लंबाक्ष, तो देखिए आपने सल्फर देखा होगा। सल्फर जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है विषम लंबाक्ष और एक होती है एकंताक्ष। तो जो विषम लंबाक्ष सल्फर है उसका जो क्रिस्टल होगा वो विषम लंबाक्ष में रखा जाएगा, मतलब ऑर्थोरोम्बिक सल्फर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर, ये लिख दिया भाई। और इसके अलावा हो सकता है एक तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और बेरियम सल्फेट BaSO4, ये विषम लंबाक्ष का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आ जाओ एकंताक्ष पर। एकंताक्ष वही गंधक, एकंताक्ष गंधक होती है, उसका क्रिस्टल इसी प्रकार में रखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एकंताक्ष गंधक या सल्फर। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर। और हमारे पास एक एग्जाम्पल और हो सकता है Na2SO4.10H2, ये भी एकंताक्ष में रखा जाता है। फिर हम आ जाते हैं षटकोणीय में। षटकोणीय में देखो ग्रेफाइट हो सकता है, आपने ग्रेफाइट की संरचना पढ़ी होगी, परती होती है। ठीक है, और प्रत्येक परत में जो कार्बन होता है वो हेक्सागोनल शेप में व्यवस्थित होता है। कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागोनल अरेंज होते हैं। तो एक तो हो जाएगा कौन सा, ग्रेफाइट। ठीक है, और साथ में कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ZnO, एक हो जाएगा CdS। ये हमारे हो गए षटकोणीय। इसके बाद त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष में एक तो आता है सिनेबार, जिसको अपन HGS से व्यक्त करते हैं, और एक आता है कैल्साइट, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CaCO3। लास्ट बचा हुआ है तृणताक्ष। तृणताक्ष में एग्जाम्पल हो जाएगा एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। और ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। और भी ले सकते हो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4
2.5H2O। तो इस तरह से हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का। अब वो क्वेश्चन क्या बनता है समझिए। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है, और ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें सिमेट्री सबसे कम है। तो देखिए, जहां आपको सबसे ज़्यादा जो दूरियां हैं वो इक्वल दिख रही हैं, एंगल हैं वो इक्वल दिख रहे हैं, तो समझिए उसमें सिमेट्री सबसे ज़्यादा है। और जहां पर दूरियां एक समान दिखाई नहीं दे रही, ना आपको कोण दिखाई दे रहे एक समान, वो आपका कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप घनीय, इसमें देखिए दूरियां सब बराबर हैं, एंगल सब बराबर है, इससे ज़्यादा इक्वलिटी किसी में भी नहीं पाई जा रही। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक घनीय होता है, और सबसे एसिमेट्रिक जो होता है वो कौन सा होता है, तृणताक्ष होता है। ना इसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और ना इसमें जो एंगल है वो इक्वल है, इसलिए एसिमेट्रिक माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने के बाद हम अगली हेडिंग लगाएंगे ब्रेवे लैक्टिस। ठीक है, ब्रेवे लैक्टिस क्या है, ब्रेवे लैक्टिस कितने प्रकार का होता है, ये हम स्टडी करेंगे। फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्रेवे, और ब्रेवे ने जब 7 क्रिस्टल समूह की स्टडी की तो उन्होंने बताया था कि 7 क्रिस्टल समूह में कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जा सकते हैं। अब ये 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक कैसे सिद्ध किए गए, तो हमने यहाँ पर जो 7 क्रिस्टल समूह लिए थे, ये लिए थे केवल और केवल पैरामीटर्स के बेस पर। यदि हम एकक कोष्ठका के पैरामीटर्स और एकक कोष्ठका में पाए जाने वाले कणों की संख्या दोनों के बेस पर अगर हम देखें तो टोटल 14 प्रकार के जालक पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं, देखिए सबसे पहले घनीय की बात कर लेते हैं। तो घनीय में आपने पैरामीटर्स देखे लिए, तीनों जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है इक्वल होने चाहिए, तीनों जो एंगल है ये भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये पैरामीटर्स 3 प्रकार की यूनिट सेल के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। सिंपल के लिए भी, दूसरा बीसीसी के लिए भी, समझ गए ना, बीसीसी में क्या होता है, सेंटर में एक कण और पाया जाता है कोनों के अलावा, और तीसरा एफसीसी के लिए भी। सभी फलकों के केंद्र में रखने। तो इस तरह से जो घनीय क्रिस्टल समूह है ये कितने क्रिस्टल जालकों में डिवाइड किया जा सकता है, 3 में। पहला कौन सा हो जाएगा, सरल घनीय क्रिस्टल जालक, ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक। तो घनीय के टोटल क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी हो गई, 3। समझ में आ गया क्या। नंबर 2, हम द्वैसम लंबाक्ष की बात कर रहे थे। द्वैसम लंबाक्ष में ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स कितनी यूनिट सेल के लिए हो सकते हैं, तो पहला सिंपल के लिए हो सकते हैं, सरल के लिए हो सकते हैं, और दूसरा काय केंद्रित मतलब बीसीसी के लिए हो सकते हैं। तो इसमें टोटल जालकों की संख्या कितनी निकल के आ रही है, 2। इस तरह से आ जाओ विषम लंबाक्ष में किन किन के लिए हो सकते हैं। देखो सरल के लिए हो जाएंगे, ये जो पैरामीटर्स है किन के लिए मिलेंगे, सरल के लिए मिलेंगे, बीसीसी के लिए मिलेंगे, उसके बाद एफसीसी के लिए भी हो सकते हैं, और लास्ट ईसीसी के लिए भी हो सकते हैं। तो बताओ विषम लंबाक्ष में टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक पॉसिबल हैं, 4। एकंताक्ष, एकंताक्ष में एक तो सरल के लिए और एक लास्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टोटल जालक कितने, 2। फिर जो लास्ट जो 3 हैं इनमें केवल सरल यूनिट सेल ही पॉसिबल है, सिंपल यूनिट सेल ही पॉसिबल है। तो इनमें जालकों की संख्या 111 ही पाई जाएगी। अब देख लीजिए कि टोटल जो हमारे पास 7 क्रिस्टल समूह है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उनमें टोटल जालक कितने निकल के आ रहे हैं, 3 2 4 2 1 1 1। काउंटिंग कर लीजिए, आपको टोटल कितने प्रकार के जालक मिल जाएंगे, 14 प्रकार के जालक मिल जाएंगे। अब इनको याद कैसे रखें, देखो जब आपने एक कोष्ठका को पढ़ा था तो उसमें आपने क्रम को फिक्स किया था। सबसे पहले एक कोष्ठका हमने कौन सी मानी थी, सरल, उसके बाद हमने कौन सी मानी थी, बीसीसी, फिर एफसीसी, और फिर आपने मानी थी ईसीसी। इसी क्रम को आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लग रहा है जाल, इस संख्या को आप याद रख लो,
3 2 4 2 1 1 1, आपको लग रहा है 3 है तो इसका मतलब पहले 3 ए का कोष्ठक ले लीजिए, सरल ले लीजिए, बीसीसी ले लीजिए और एफसीसी ले लीजिए। उसके बाद 2 आ रहा है तो आप सरल ले लीजिए और बीसीसी ले लीजिए। 4 आ रहा है तो 4 को 4 वाई जाएंगे। लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान रखना, एक अंताक्ष में मोनोक्लिनिक में इसमें आपको फर्स्ट लेनी है और लास्ट लेनी है, मतलब सिंपल लेनी है और ईसीसी लेनी है। फिर आपको 1 1 1 दिख रहा है तो आप पहले काउंट कर लीजिए, सरल काउंट कर लीजिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है।